मेरी हिदायत की रोशनी में तहजीब ने मादाम क्लारा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से क्लारा ने खुद फोन उठाया था। मैं और बर्ड उस आले की मदद से उसकी गुफ्तगू सुन रहे थे जो फोन की आवाज बुलंद कर देता है। तहजीब बोली, मुझे पहचानी? मैं रीना सोलोमन हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि बहुत जल्द सामने आकर बात करूंगी। क्लारा ने तंजिया लहजे में कहा, इसको सामने आकर बात करना कहते हैं तो फिर मुंह छुपाना किसको कहते हैं? तहजीब बोली, तुम एक बहुत बड़े जुर्म की मुर्तकिब होने वाली हो क्लारा। अगर मुझे अपने हिस्से की रकम नहीं मिली तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। क्लारा बोली, पहले भी तुम ऐसी ही बेपर की उड़ा रही थी और अब भी मालूम नहीं कहाँ की हाँक रही हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि। तहजीब गुर्राई, सुनो क्लारा, तुम्हारा एक आदमी गोइटे हिल से 3 बजे वाली फ्लाइट से यहाँ पहुंच रहा है। उसके सामान में जो कुछ मौजूद है, अगर मैं उसकी इत्तला एयरपोर्ट के हुक्काम को कर दूं तो कैसी रहेगी? क्लारा ने हंसकर कहा, तुम अंधेरे में तीर चलाने की आदी मालूम होती हो। अपनी बेसरोपा गुफ्तगू के जरिए तुम मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा सकती। तहजीब बोली, इस बेसरोपा गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा ये है कि उस आदमी का नाम विल्सन है और वो अपने सूटकेस में एक शख्स का कटा हुआ सर लेकर आ रहा है। क्लारा की आवाज खिलाफ तवक्को पुरसुकून थी। वो बोली, बहुत खूब, तुम्हारी मालूमात काबिल रश्क हैं। अब ये भी बता दो कि तुम्हारा मुतालबा क्या है? तहजीब ने कहा, सिर्फ $1,00,000। बसूरत दीगर अगला फोन एयरपोर्ट के हुक्काम को किया जाएगा। क्लारा बोली, $1,00,000 तो क्या, हम तुम्हें $1,000 भी नहीं देंगे। तुम बड़े शौक से एयरपोर्ट के हुक्काम को मुत्तला कर दो। उसके साथ ही क्लारा ने फोन बंद कर दिया। मैंने तहजीब से कहा, दोबारा फोन करो और उसे मजीद धमकियां दो। तहजीब तफहीमी अंदाज में सर हिलाकर दोबारा नंबर डायल करने लगी। राब्ता कायम होने पर तहजीब ने कहा, सुनो क्लारा, मुमकिन है तुम्हारे ताल्लुकात बहुत वसी हों, लेकिन ये याद रखना कि मेरे पास और भी जराए हैं। वो बोली, तुम भी कान खोल कर सुन लो कि तुम आग से खेल रही हो। अभी तक मैंने संजीदगी से तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी। तहजीब ने सर्द लहजे में कहा, क्या ये तुम्हारा हतमी जवाब है क्लारा? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त दे सकती हूँ। क्लारा बोली, हमने ब्लैकमेल होना सीखा ही नहीं। मालूम नहीं तुम किस तवक्को पर मुझे फोन कर रही हो, लेकिन कान खोलकर सुन लो कि ना हमें किसी मोहलत की जरूरत है और ना ही मैं तुम्हारी हर्जा सराइयां सुनने की मुतहम्मिल हो सकती हूँ। तुम जैसे मालूम नहीं कितने हमारी राह में आए और मारे गए। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि हमारी राह से हट जाओ वरना बेमौत मारी जाओगी। तहजीब ने मजे का खेज अंदाज में कहा, मैं तुम लोगों की कुव्वत परवाज से वाकिफ हूँ क्लारा, और मैं तुमसे वादा कर रही हूँ कि आज ही की तारीख में तुम पर पहली जरब लगाऊंगी। तहजीब ने क्लारा का जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया और मेरी तरफ देख कर बोली, क्या ख्याल है? मैंने कहा, तुमने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है। क्लारा से तो वैसे भी यही तवक्को थी कि वो कोई मुतालबा नहीं मानेगी। बट ने कहा, तुमने भी सोचा है चीफ कि अब उसे फोन करना खतरनाक होगा। वो हमारा नंबर ट्रेस करके यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैंने कहा, इसका हल यही है कि ट्रांसमीटर का बंदोबस्त करो ताकि फोन नंबर ट्रेस होने का खतरा मुस्तकिल तौर पर टल जाए। बट ने खुश होकर कहा, तुम हुक्म करो चीफ, बट तुम्हारे लिए अभी ट्रांसमीटर हाजिर कर देगा। मैंने बट को घूरा, कहा, अभी कहाँ से हाजिर कर दोगे? ख्याल रहे कि हम गोइटे हिल में नहीं शीगोराय में हैं। वो बोला, मजीद ख्याल रहे कि हम स्याह फामों के मेकअप में हैं और यहाँ के एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर की मुट्ठी गर्म करके ट्रांसमीटर तो क्या, तो भी ले आओ तो कोई नहीं पूछेगा। मैंने बिगड़ कर कहा, सीधी बात करो, तुम मुअम्मों में गुफ्तगू करने के आदी होते जा रहे हो। बट ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हें तो हमेशा बट का बोलना नागवार गुजरता है। इधर बट ने जबान खोली और उधर तुम्हें गुस्सा आया। मैंने दांत पीस कर कहा, अबे खबीस, अब बता भी दे, हमारे पास जाया करने के लिए इतना वक्त कहाँ है? बट अड़ गया, बोला, सवाल ही पैदा नहीं होता चीफ। जब तक तुम्हारा मूड ठीक नहीं होगा उस वक्त तक बट तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। मैंने झुंझला कर कहा, तो मत बताओ, मैं खुद कोई इंतजाम कर लूंगा। तहजीब हंसने लगी, बोली, गुस्से में अक्ल खप्त हो जाती है ना, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे। बट कह तो रहा है कि वो कस्टम ऑफिसर की मुट्ठी गर्म करके ट्रांसमीटर निकाल लाया है। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, बहुत सुअर है, लाओ मुझे ट्रांसमीटर दिखाओ। बर्ड अकड़ कर बोला, बेफिक्र रहो चीफ, बर्ड बहुत सोच समझ कर काम करता है। इसके जरिए हर फ्रीक्वेंसी पर राब्ता किया जा सकता है और मैंने एहतियातन 2 सेट रख लिए थे। मैंने तहजीब से कहा, बस तो अगला प्रोग्राम ये है कि तुम क्लारा को डेविड रियान के इगवा की खबर सुनाओगी और उसके बाद जंग का बाकायदा आगाज हो जाएगा। बट ने कहा, वो तो रेंडल की हिट लिस्ट पर है, उसकी सेहत पर डेविड के इगवा से क्या असर पड़ेगा, बल्कि वो तो खुश होगा। मैंने तंजिया लहजे में कहा, वो खुश होगा कि उसका एक आदमी हरीफों के कब्जे में चला गया है। क्या तुम्हारी अकल कहीं चरने चली गई है? बट ने बड़े इत्मीनान से कहा, नहीं, अभी तो खोपड़ी में ही मौजूद है। उन लोगों पर तो किसी बात का असर नहीं होता। फर्ज करो हमने डेविड रियान से कुछ उगलवा लिया तो भी क्या होगा? मैंने कहा, उनकी जाहिरी बेनियाजी पर मत जाओ बट,
क्लारा इस वक्त भी अंदर से हिलकर रह गई होगी। उसने रैंडल तक इत्तला पहुंचा दी होगी और कुछ अजब नहीं है कि वो बजाते खुद शीगुराए पहुंच जाए। तहजीब ने कहा, अली का कहना ठीक है बट क्लारा ने बेनियाजी तो जाहिर की है, लेकिन वो तशवीश में जरूर मुब्तला हो गई होगी और अगर मैंने अगला फोन करने की हिमाकत की तो वो फौरन ही हरकत में आ जाएंगे। बट ने कहा, उन्हें हरकत में आने दो मैडम, बट भी किसी से कम नहीं है। माजी में भी तो तुम लोग बट की कारकर्दगी देखते रहे हो और अब भी देख लेना। मैंने कहा, रहने दो बट, जिस वक्त हमें गोइटे हिल एयरपोर्ट से अगवा किया गया उस वक्त तुम कहाँ थे और फिर जजीरे पर कैद के दौरान तुमने कौन सा तीर मार लिया। वो बोला, दरअसल उस वक्त मुझे भूख लग रही थी और इस वक्त भी मुझे भूख लग रही है। तुम तो जानते हो भूख के आलम में आदमी ढंग का कोई काम नहीं कर सकता, लिहाजा पहले खाने का बंदोबस्त किया जाएगा। मैंने कहा, जाओ जाकर किसी होटल से खाना ले आओ, इस वक्त हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। बर्ड खाना लेने चला गया और मैं तहजीब के साथ आइंदा के प्रोग्राम बनाने में मसरूफ हो गया। बर्ड की वापसी तक हम अपने प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दे चुके थे। शाम के वक्त हम तीनों कार में बैठकर चल पड़े। अली ग्रुप के 4 अरकान को हमने बंगले पर ही छोड़ दिया था, अभी उनसे काम लेने का वक्त नहीं आया था। मैंने एक टेलीफोन बूथ के सामने कार रोकी और तहजीब से कहा, जाओ लेकिन 2 मिनट से ज्यादा मत लगाना। तहजीब ने सर को असबाती जुम्बिश दी और फोन बूथ की तरफ बढ़ गई। मैंने उसे मादाम क्लारा को फोन करने के लिए भेजा था। मैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा जहनी धचके पहुंचाना चाहता था। वो लोग नंबर ट्रेस कर भी लेते तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वो यही समझते रहते कि रीना सोलोमन इससे पहले भी इधर उधर से फोन करती रही है। तहजीब 1 ही मिनट में वापस आ गई। बोली, मैंने उसे कह दिया है कि हमने डेविड रियान को अगवा कर लिया है और आइंदा गुफ्तगू 1 घंटे के बाद होगी। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है। उसने किसी रद्द अमल का इजहार किया। तहजीब बोली, जाहिर है उसे यकीन नहीं आ सकता था, लेकिन उसने मुझे उलझाने की कोशिश जरूर की थी। जाहिर है वो ये मालूम करके कि मैं कहाँ से फोन कर रही हूँ अपने आदमियों को मुत्तला कर देती। मैंने कहा, मालूम तो उन्होंने अब भी कर लिया होगा कि कॉल कहाँ से की गई है और जिस पैमाने पर रैंडल काम करता है उसे कुछ बैद नहीं है कि फौरी तौर पर तमाम टेलीफोन बूथ की निगरानी शुरू करा दी जाए। तहजीब ने कहा, बिल्कुल मुमकिन है। वैसे भी शहर में ज्यादा टेलीफोन बूथ नहीं है, निगरानी करने के लिए उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना खेल की इब्तिदा उन लोगों के शिकार से की जाए जो निगरानी पर मामूर किए जाएंगे। मैंने कहा, अभी ये कबल अज़ वक्त होगा बट, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम ये इक़दाम भी करेंगे। मैं बड़ी आहिस्ता रफ्तार से ड्राइव कर रहा था, रुख साहिल समंदर की तरफ था। आधे घंटे के बाद हम साहिली तफरीह गाह तक पहुंच गए। मैंने कार पार्क करते हुए कहा, यहाँ एक रेस्टोरेंट है तहजीब, वहाँ पब्लिक फोन मौजूद होगा, वहाँ से क्लारा के लिए एक फोन और हो जाए। तहजीब मुस्कुराई, बोली, क्यों नहीं, उन लोगों को हरासा करने में मुझे बहुत लुत्फ आ रहा है। तहजीब फोन बूथ की तरफ बढ़ गई और मैं बट के साथ बाहर ही टहलने लगा। मेरी नजरें वहां तफरी के लिए आने वालों के चेहरों पर फिसल रही थीं। हमारे लिए अपने सायों तक से मोहतात रहना जरूरी था। मुकाबला रैंडल से था, जिसकी माजी की कारकर्दगी मैं फरामोश नहीं कर सकता था। अचानक मैंने बट से सवाल किया, तुमने मादाम क्लारा की रिहाइश गाह देख ली है बट? बट ने कहा, हाँ चीफ, उसकी रिहाइश गाह शहर से जरा हटकर है और जिस जगह वो रह रही है वो किसी महल से कम नहीं है। 2 एकड़ से कम का प्लॉट तो हरगिज नहीं है और रिहायशी इमारत से बाउंड्री वॉल का फासला 100 फुट से तो कहाँ ही कम होगा और बाउंड्री वॉल भी 12 फुट से कम बुलंद नहीं है। गेट पर मुसल्ला बावर्दी मुहाफिज पहरा देते नजर आते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे किसी शहजादी का महल हो। मेरी आंखों में वो दस्ती बम घूम गए जो गाड़ी की डिक्की में मौजूद थे। ब्रेन गन्ने भी थीं और साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर उसके अलावा थे जो हम तीनों के पास मौजूद थे। हम हर किस्म के हालात से निमटने के लिए तैयार थे। तहजीब ने वापस आकर कहा, अब जल्दी से यहाँ से खिसक लो अली। मैंने उससे कुछ ज्यादा ही तवील गुफ्तगू कर ली है। मैंने कहा, परवाह मत करो, मैं गाफिल नहीं हूँ और फिर कौन सा हमारे चेहरों पर कोई तहरीर लिखी है जिसे पढ़कर कोई हमें पहचान लेगा। ये बताओ कि गुफ्तगू क्या हुई। तहजीब बोली, मैंने अंदाजा लगाया है कि उसे डेविड के अगवा पर वाकई यकीन नहीं है। मैंने कहा, थोड़ी देर के बाद उसे यकीन आ जाएगा। ये कहकर मैं अचानक चौंक पड़ा। मैंने रैंडल उर्फ मोशे हावर्ड को देखा था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थीं। वो सुर्ख रंग की लंबी शेवरले से उतरा था और अगरचे वो मेकअप में था लेकिन मैं उसे उसकी चाल से पहचान सकता था। वो मेरी तवक्को से बहुत पहले सामने आ गया था। मैंने ज़हनी तौर पर खुद को हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा, हमसे अलग हो जाओ बट। बट ने फौरन ही मेरे कहने पर अमल किया। उसने मेरे लहजे की संगीनी महसूस कर ली थी और ये उसकी बहुत बड़ी खूबी थी कि आम सूरत में वो जितनी गैर संजीदगी का मुजाहरा करता था, खास हालात में उतना ही संजीदा हो जाता था।
उसकी संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमसे अलहदा होते वक्त उसने मेरी निगाह का ताक़ुब किया था और रैंडल को देख लिया था। ये और बात है कि मेकअप के बायस वो उसे पहचान नहीं सका था। तहजीब ने सरगोशियाना आवाज में कहा, खैरियत तो है अली? बट की तरह उसकी नजरें भी शेवरले पर जमी हुई थीं, मगर वो भी रैंडल को नहीं पहचान पाई थी। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, खैरियत ही समझो, और मैं उन दुकानों की तरफ देखने लगा जो फुटपाथ पर खस्ता कैबिनों में खोली गई थी। उन दुकानों में सीपियों से बनी हुई आराइशी अशिया फरोख्त की जाती थी। दिन के वक्त यहाँ सन्नाटा रहता होगा, लेकिन उस वक्त वहाँ खासा रश था। हर दुकान के सामने लोगों का जमघट्टा नजर आ रहा था। मैंने तहजीब का हाथ थामते हुए कहा, आओ हम भी यहाँ से कुछ खरीद लें। उस वक्त तक रैंडल कार का दरवाजा बंद कर चुका था और रेस्तोरां की तरफ जा रहा था। तहजीब ने कहा, तुम मुझे यूं नहीं बहला सकते अली, मैंने उसे पहचान लिया है, वो रैंडल है। तहजीब की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। अगर तहजीब ने उसे न पहचाना होता तो शायद मैं इस जाल में फंस जाता जो मेरे लिए बिछाया गया था, लेकिन तहजीब ने उसे पहचान कर मेरे लिए सोचने की नई राहें हमवार कर दी थी। सवाल पैदा होता था कि उसका मेकअप इतना कच्चा क्यों है कि उसे इतनी आसानी से पहचान लिया गया। मैंने एक तवील सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तहजीब, वो रैंडल नहीं है। तहजीब ने दोबारा उसकी तरफ देखा। वो अब रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहा था। मैंने कहा, उसे इतनी गौर से मत देखो तहजीब, किसी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। वो बोली, अगर वो रैंडल नहीं है तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? और फिर अगर कोई ये महसूस कर भी लेगा कि हम उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं तहजीब के हाथों में हाथ डालकर टहलने के से अंदाज में आगे बढ़ने लगा। मैंने कहा, पहले यहाँ से हट जाओ। ये जो कोई भी है, इस पर इस किस्म का मेकअप किया गया है कि इस पर रैंडल का गुमान गुजरता है। पहले मैं खुद भी यही समझा था कि ये रैंडल है, लेकिन जब तुमने भी इसे रैंडल की हैसियत से शनाख्त कर लिया तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये तो एक जाल है जो हमारे लिए बिछाया गया है। वो बोली, ये तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। इसका मतलब हुआ कि हमें पहचान लिया गया है। मैंने कहा, तुम गलत समझ रही हो। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमें शनाख्त कर लिया गया है, बल्कि ये हरकत हमें शनाख्त करने के लिए की गई है। रैंडल ने मफरूजा कायम किया होगा कि रीना सोलोमन जो कोई भी है तन्हा नहीं है, और मुमकिन है कि वो या उसके साथी रैंडल से भी वाकिफ हों। इस मफरूजे के तहत एक ऐसा शख्स तैयार किया गया जिस पर यह गुमान हो कि वो रैंडल है और किसी और मेकअप में है। फिर तुम्हारे फोन का इंतजार किया गया और उस शख्स को यहाँ भेज दिया गया। तुमने यहीं से फोन किया था और ये बात यकीनी है कि उन्होंने फोन नंबर का सुराग लगा लिया है, तभी वो शख्स सीधा यहाँ पहुंचा। पहली नजर में तो मैं धोखा खा ही गया था, वरना बट को अलहदा होने का मशवरा न देता। तहजीब ने कहा, एक तरह से ये ठीक ही हुआ। मालूम नहीं इस शख्स की निगरानी कितने लोग कर रहे होंगे। माना कि वो हमें शनाख्त नहीं कर सकते, लेकिन बड तो अपने कद की वजह से अलग ही पहचाना जाता है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है बड ने भी उसे पहचान लिया होगा और किसी हद तक मोहतात भी हो गया होगा, लिहाजा अब वो इधर का रुख तो करेगा नहीं। बस मुझे उससे ये डर है कि वो उस शख्स में दिलचस्पी न लेने लगे। अगर ऐसा हुआ तो वो रैंडल के आदमियों की नजरों में आ जाएगा और ये अच्छा नहीं होगा। हमें हर कीमत पर उनसे बचकर काम करना है। कुछ दूर जाने के बाद हम टहलते हुए वापसी के लिए पलट गए। शाम का वक्त होने की वजह से लोगों का खासा रश था, मगर इतना भी नहीं कि हमें चलने की जगह न मिलती। मैंने कहा, हमारे मेकअप ऐसे नहीं हैं कि कोई हमें पहचान ले, लेकिन हमें किसी और अंदाज से पहचाना जा सकता है। तहजीब बोली, कितने लोग ऐसे होंगे जो हमारे हर अंदाज से इस हद तक वाकिफ होंगे कि हमें मेकअप में भी पहचान लें। मैंने कहा, बज़ाहिर रैंडल के अलावा और कोई ऐसा नहीं है, और वो भी उसी सूरत में हमें पहचान सकता है जब खास तौर पर इसी मकसद के तहत हमें देखें। वैसे मुझे तो खुद पर पूरा कंट्रोल है, रैंडल कबाब भी मुझे नहीं पहचान सकता। तहजीब बोली, किसी हद तक अपनी हरकत सकनात पर मुझे भी काबू है, मगर तुम्हारी तरह मैं हर वक्त इन पर काबू नहीं रख सकती। मैंने कहा, फिलहाल इसकी जरूरत भी नहीं है, हमें फौरी तौर पर ऐसा कोई खतरा दरपेश नहीं है। रैंडल की जगह जो भी शख्स हो वो हमसे वाकिफ नहीं हो सकता। अचानक तहजीब चलते चलते रुक गई। बोली, ओ अली, तुमने शायद इस पहलू पर गौर नहीं किया कि इस शख्स की निगरानी करने वालों में खुद रैंडल भी शामिल हो सकता है। मैंने तशवीश से कहा, तुम ठीक कह रहे हो। जिस अंदाज में वो सामने आया है उसके बाद किसी और पहलू पर सोचने की मोहलत नहीं मिली। ऐन मुमकिन है कि तुम्हारा खदशा दुरुस्त ही साबित हो, और अगर ऐसा है तो हम शदीद खतरे में हैं। गोटे हिल एयरपोर्ट पर एक बार हम उसका कमाल देख चुके हैं। वो न सिर्फ बहुत फुर्तीला है बल्कि उकाबी निगाह भी रखता है। हम दोनों एक किनारे रुक गए थे। पार्किंग के मकाम से साहिल समंदर कम से कम 2 फरलांग दूर था। जिस जगह हम खड़े थे वो पक्की थी, मगर उससे आगे रेत ही रेत थी। मुझे खामोश देखकर तहजीब ने टोका, क्या सोचने लगे अली? मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि फिलहाल यहाँ ठहरना हमारे लिए किसी भी तरह ठीक नहीं है। मैं किसी जाल में फंसने के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी तुमने यहीं से मादाम क्लारा को फोन किया था।
फोन तवील हो गया। उसने जानबूझकर तुम्हें बातों में उलझाया होगा और न सिर्फ नंबर ट्रेस कर लिया होगा बल्कि अपने आदमियों को तेजी से हरकत में भी ले आई होगी। ये इन लोगों की एक अंधी चाल है और अगर हम इस अंधी चाल में फंस गए तो मुझे जिंदगी भर इसका अफसोस रहेगा कि मेरी वजह से रैंडल को सुरखरू होने का मौका मिला। मैं हर कीमत पर उसे नीचा दिखाना चाहता हूँ। तहजीब ने मुझे गौर से देखा। बोली, क्या तुम जरूरत से ज्यादा एहतियात से काम नहीं ले रहे? मैं मुस्कुराया, कहा नहीं, ये एहतियात जायद जरूरत नहीं बल्कि जरूरत के ऐन मुताबिक है। ये मुमकिन है कि जिन लोगों ने फोन किया था वो अभी यहीं मौजूद हो। ये बात भी यकीनी है कि रीना सोलोमन जो भी है तन्हा नहीं है, उसके कुछ और साथी भी उसके साथ सरगर्म अमल हैं। लिहाजा एक एक शख्स को मशकूक निगाहों से देखा जा रहा होगा। तहजीब बोली, क्या हमारा इस तरह यहाँ खड़े होकर बातें करना हमें मशकूक नहीं बनाता? मैंने कहा, हमारे अतराफ सन्नाटा होता तो यकीनन हमारा अंदाज मशकूक होता, मगर इस वक्त तो देखने वाले हमारे बारे में यही गुमान करेंगे कि हम मोहब्बत भरी सरगोशियां कर रहे हैं। तहजीब शर्मा गई। बोली, क्या मोहब्बत भरी सरगोशियां करने के लिए हमारे पास यही एक मकाम रह गया है? ऐन उसी वक्त मैंने एक शख्स को गैर महसूस से अंदाज में अपनी जानिब बढ़ते महसूस किया। उसका अंदाज अगरचे सरसरी था मगर मेरी छठी हिस्स ने मुझे बर वक्त खबरदार कर दिया था। मैंने तहजीब के कंधे पर झुकते हुए जरा बुलंद आवाज में कहा, तुम एक इशारा करके तो देखो जानम, अगर मैं तुम्हारे लिए आसमान पर चमकते हुए सितारे न तोड़ लाऊं तो कहना। तहजीब महज एक लम्हे के लिए चौंकी मगर उसने बड़ी तेजी से खुद को संभाल लिया। उसने मेरे अंदाज में कोई गैर मामूली बात महसूस कर ली थी और यकीनन उसकी गैर मामूली जहानत का ही करिश्मा था कि उसने भी किसी रिवायती महबूबा का सा अंदाज इख्तियार कर लिया। वो इठलाई, बोली, छोड़ो रहने दो, मैंने तुमसे एक मामूली हार की फरमाइश की थी, वो तो तुम पूरी न कर सके। आसमान से तारे क्या तोड़ कर लाओगे? मैंने ठेठ आशिकाना लहजे में कहा, बस चंद दिन और ठहर जाओ, मैं तुम्हें हीरे जवाहिरात में तोल दूंगा। तहजीब ने मुंह फुलाया। बोली, 6 महीने से तुम मुझे इसी तरह बहलावे दे रहे हो, तुम्हारे चंद दिन किसी तरह पूरे ही नहीं होते। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। मैंने तहजीब के शाने पर हाथ रख दिया। कहा, अरे अरे, तुम तो नाराज हो गई। यकीन करो, इस बार मैं तुमसे झूठा वादा नहीं कर रहा, कल ही वो हार तुम्हें दिला दूंगा। तहजीब बोली, सच? वो यूं खिल उठी जैसे उसे दुनिया भर की दौलत मिल गई हो और मैंने कनखियों से उस शख्स की तरफ देखा जो अपनी दानिश में हमारी बेखबरी में हमारी गुफ्तगू सुनकर जा रहा था। वो हमारी तरफ से मुतमईन हो चुका था और अब किसी और मशकूक शख्स की तलाश में था। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मालूम नहीं इस किस्म के और कितने लोग यहाँ शिकारी कुत्तों की तरह घूम रहे होंगे। तहजीब ने मुतजस्सिस निगाहों से उस शख्स की तरफ देखा और बोली, मुझे अंदाजा ही नहीं हो सका कि कोई हमारे करीब आकर हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। मैंने शरारत आमेज अंदाज में कहा, तुम्हें अंदाजा हो भी नहीं सकता था, इसलिए कि तुम उस वक्त शर्माने में मसरूफ थी। वो बोली, चलो अब यहाँ से तो चलो या यहीं खड़े रहोगे। तहजीब ने झेंप कर मौजू बदलने की कोशिश की। मैंने शरारत आमेज अंदाज में कहा, पहले इस बार के बारे में तो कुछ पता चल जाए जिसकी तुमने मुझसे फरमाइश की थी। तहजीब भी शोखी पर उतर आई। बोली, पता चलने का वक्त तो गुजर चुका, अब तो तुम वो हार दिलाने का वादा कर चुके। मैंने एक ठंडी सांस ली। कहा, चलो कोई बात नहीं, मोहब्बत में इस किस्म के नुकसानात तो बर्दाश्त करने ही पड़ते हैं। तहजीब ने हंसकर कहा, इस वक्त तो तजुर्बेकारों जैसी बातें कर रहे हो, मुझसे पहले कितनी लड़कियों से मोहब्बत कर चुके हो। अचानक मैंने चौंक कर कहा, मेरा ख्याल है इस किस्म की गुफ्तगू करने के लिए ये जगह नामौजू है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तहजीब ने कदरे परेशानी से कहा, हम तो यहाँ से निकल जाएंगे मगर बर्ड का क्या होगा? मैंने बेपरवाही से कहा, बर्ड अपने लिए रास्ता बनाने के फन से खूब वाकिफ है, बहुत मुमकिन है वो कहीं छुपा हम पर ही नजरें रखे हुए हो। तहजीब कुछ न बोली और हम दोनों कार तक आ गए।